नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 मेगाहर्ट्ज जागरा की आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज आप और हम मिलकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 67वीं पुण्यतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम आप तक लेकर आए हैं। जी हाँ, ये एक परिचर्चा है जो आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस परिचर्चा को पूर्ण करने के लिए हमारे स्टूडियो में आज कुछ खास शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं एडवोकेट करतार सिंह भारती जी का, जो है वरिष्ठ समाज सेवी और साथ ही साथ वकील भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। ठीक। इसके साथ हमारे बीच मौजूद हैं श्री हरि गौतम विमल जी, जो है रिटायर्ड एसबीआई मैनेजर, साथ ही साथ आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आप धाम भूमि के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जैसा मैंने आपको बताया कि परिनिर्वाण दिवस है, ये 67वां 6 दिसंबर को हम परिनिर्वाण दिवस उनका मना रहे हैं। और ऐसे में आज हम ये परिचर्चा लेकर आए हैं जिसका विषय रहेगा राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब का योगदान। तो देर ना करते हुए आइए रुख करते हैं एडवोकेट साहब का। बाबा साहब का बहुत योगदान रहा है। उनके सिद्धांतों पर, उनके मूल्यों पर अगर हमारा जीवन हम अपना व्यतीत करें तो हम बहुत ऊंचाइयों को छू लेते हैं। कुछ इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए साथियों, परम पूज्य बाबा साहब एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे जिनको न सिर्फ भारत बल्कि सारी दुनिया के लोग जानते हैं। उन्हें पता है कि बाबा साहब ने पूरा जीवन भर उपेक्षितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, जो दुखी लोग थे उनके लिए संघर्ष किया और इन परिस्थितियों में संघर्ष किया जहाँ उनको स्वयं कुछ भी नहीं मिला, न शिक्षा का अधिकार मिला और ना ही कोई और चीज़ मिली, लेकिन उसके बाद भी संघर्ष करते रहे और संघर्ष करते करते उस स्थिति पर आ गए कि 1931 में जब फर्स्ट टाउन ट्वेल्व कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ भी लोगों को इन्वाइट किया और बाबा साहब ने वहीं भी यही कहा था कि मेरी भारतीयता के ऊपर कोई शक न करे, मैं पहले भी भारतीय था, आज भी भारतीय हूँ और आजीवन में भारतीय ही रहूँगा मैं, और भारत के निर्माण के लिए जितना भी योगदान मुझसे हो सकता है मैं करूँगा। तो परम पूज्य बाबा साहब एक ऐसे राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने आजीवन राष्ट्र की सेवा के लिए ही कार्य किए। कुछ लोग इस तरह के मनोवृत्ति के रहे हैं जो बाबा साहब के बारे में ये कहते थे कि डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के ही नेता हैं, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि अगर दलितों के नेता रहे होते तो परम पूज्य बाबा साहब ने पूरे देश की बहनों के लिए, देश की बेटियों के लिए जब हिंदू कोड बिल की बात की थी, तब हिंदू कोड बिल उन्होंने क्यों कहा कि मैं केवल चाहता हूँ कि पुत्रों के समान पुत्रियों को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये उनका अगर इस तरह का होता कि दलित समाज के रहे होते या दलितों की बेटियों की बात की होती तो ये बात लगती है, लेकिन उन्होंने पूरे देश की करोड़ों महिलाओं के लिए, करोड़ों बेटियों के लिए ये संघर्ष किया था। पूरे देश के लिए ऐसा संविधान दिया जो सारी दुनिया में अपने आप में बहुत ही कोई सानी नहीं रखता। दुनिया के लोगों ने ये कहा कि ये संविधान ऐसा है जिसके पूरे इस पर अनेकों भाषी लोग हैं, अनेकों धर्मों के लोग हैं, अनेकों विचारधाराओं के लोग हैं, उसके बाद भी एक सूत्र में बंध के बाबा साहब ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में ये 2 साल 11 महीने 17 दिन के अंदर जो संविधान देश को दिया है, इससे बड़ी कोई राष्ट्रभक्ति दुनिया में हो नहीं सकती। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आगरा, हम लोग आगरावासी भी बहुत भाग्यशाली हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1946 में आए। उसके बाद दूसरी बार 18 मार्च 1956 को इसी बुधवार चक्की पाटो आए थे, जहां उनकी 13 फरवरी 1957 को जो उनके अवशेष हैं, जो उनकी वो उनको भी हम लोग यहाँ सुरक्षित रखे हुए हैं। 6 तारीख को यहाँ दर्शन के लिए दिखाया जाएगा। हजारों लाखों लोग आते हैं और उन अस्थियों के दर्शन करते हैं कि यहाँ पर पूज्य बाबा साहब का आगरा से बहुत बड़ा संबंध भी रहा। अपनी पत्नी के साथ बाबा साहब आए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए भी कहा था लोगों से, और बुद्ध विहार पर तथागत भगवान की प्रतिमा की स्थापना भी की थी, जिसको हम लोग आयोजित करते हैं। दूसरा निवेदन मैं ये करूँगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में उनके साथ 7 मेंबर और बनाए गए थे, लेकिन ये सर्वविदित है कि 7 मेंबरों में से किसी ने भी उनका सहयोग नहीं किया। 2 की डेथ हो गई, एक अमेरिका चले गए, एक पंजाब में जाकर बीमार हो गए, लेकिन किसी ने उनका सहयोग नहीं किया था। और बाबा साहब ने रात दिन परिश्रम करने के बाद, हालांकि 500 से ज़्यादा उनको डायबिटीज थी, उनके चेहरे पे भी स्वेलिंग थी, पैरों पे भी स्वेलिंग थी, लेकिन रात दिन मेहनत करने के बाद बाबा साहब ने इस संविधान की रचना की थी। तो ये संविधान कि जो 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने पेश किया था,
तभी भी कहा था कि इस संविधान के गुणवत्ता या इसकी सफलता असफलता उसके मानने वालों पर निर्भर करती है। बिल्कुल। अगर इसके मानने वालों की नीयत में कोई खोट नहीं है तो ये बहुत ही सफल संविधान माना जाएगा, और अगर लोग खोट के साथ देखेंगे तो ये संविधान सफल होते हुए भी इसको असफलता ही मिलेगी। तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने देश के करोड़ों लोगों के लिए, उपेक्षितों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए काम किया, तो राष्ट्रभक्ति में, राष्ट्र के योगदान में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। श्री हरि गौतम विमल जी, जहां बाबा साहेब ने हमारे संविधान का निर्माण किया, उसके साथ ही साथ उन्होंने सभी वर्ग के लोगों का उत्थान भी किया, साथ ही साथ बुद्धिज़्म को भी बहुत सपोर्ट किया। कुछ इसके बारे में बताइएगा। जी मैडम, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत राष्ट्र के निर्माण में बहुत सी महान विभूतियों का योगदान रहा। उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी एक थे। जैसा आदरणीय वकील साहब ने बताया, भारतीय संविधान निर्माण में और हिंदू कोड बिल में हिंदू समाज की जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। इसके अलावा भी बाबा साहब ने राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत सारे काम किए, जिनमें प्रमुख है बाबा साहब, हम लोगों को मालूम है, इकोनॉमिस्ट थे। तो उनकी जो रिसर्च थी, एक थीसिस थी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, उस पर उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन के सामने अपना पेपर सबमिट किया। उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर भी हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुई 1 अप्रैल 1935 में। वाह, बहुत तो अच्छा। हाँ, रिजर्व बैंक की स्थापना में बाबा साहब का अतुलनीय योगदान रहा। इसके अलावा बाबा साहब वायसराय की काउंसिल में लेबर मेंबर के रूप में, जस्ट लाइक लेबर मिनिस्टर के रूप में सन 1942 से लेकर बहुत 46 बड़ी तक बात। कार्य किया उन्होंने। तो उस दरमियान उन्होंने लेबर के उद्धार के लिए बहुत सारे काम किए। तो एक तो उन्होंने लेबर के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था, उसे कोड ऑफ कंडक्ट बनाया। उस और इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट होते थे उनके समाधान के लिए उन्होंने कुछ मार्ग सुझाए। तो उसमें एक तो ये था, समझौते के लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया। दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट बनाया, और तीसरा जो है न्यूनतम वेतनमान का जो है एक्ट बनाया, न्यूनतम वेज के लिए। साथ में उन्होंने एक लेबर ब्यूरो की स्थापना की, जो वर्तमान में हम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। लेबर ब्यूरो की स्थापना भी बाबा साहब ने। अभी हम बात करते हैं, देश में सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाई जा रही है यहाँ के लोगों के लिए। बाबा साहब ने आज से 80 वर्ष पूर्व भी यहाँ के मजदूरों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम की सजेशन दिया। उन्होंने बताया कि जो मजदूर बीमार हो जाते हैं उनका जीवन बीमा होना चाहिए। तो जीवन बीमा योजना में निर्माण में भी उनका अतुलनीय योगदान रहा। इसके साथ साथ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बनाया उसी वक्त जो है बाबा साहब ने। कंपनसेशन एक्ट में ये था कि उसमें वर्कमैन की टर्म एंड कंडीशंस वो अपने मालिक से जान सकता था कि इन शर्तों पे मैं मुझे कार्य करना था। तो इसमें योगदान रहा। ट्रेड यूनियन एक्ट में उन्होंने संशोधन कराया, और ट्रेड यूनियंस थी उनको जो है उनके मालिकों से उनको रिकॉग्नाइज कराया, रिकॉग्निशन दिलवाई। ये बहुत उन्होंने काम किया। और सबसे महत्वपूर्ण काम महिलाओं के लिए किया, जैसे आदरणीय वकील साहब ने बताया, कोड बिल के अलावा भी उन्होंने महिलाओं के लिए मैटरनिटी लीव की व्यवस्था की। अच्छा। उन्होंने कहा जो महिलाओं की जो डिलीवरी होती है वो बहुत एक सामान्य घटना न होकर विशेष घटना होती है, उनका जीवन मरण का प्रश्न होता है उस समय। तो विशेष घटना को मानते हुए उन्होंने डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद उनको मैटरनिटी लीव का प्रोविजन किया। तो ये महत्वपूर्ण योगदान था। इसके साथ साथ बाबा साहब ने देश की जल नीति निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान दिया। बाबा साहब ने उस समय जो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। उन्होंने जो दामोदर रिवर वैली कॉरपोरेशन बनाने में सहयोग दिया। भागड़ा नागल डैम बांध, हीराकुंड और सोन रिवर वैली प्रोजेक्ट भी बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान था। बाबा साहब ने एक दो महत्वपूर्ण जो है संस्थाएं उस समय निर्मित कराए, जिसमें जो जल के जो रिसोर्सेज के उनको रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए और बिजली निर्माण के लिए। तो जल के संबंध में एक उनका उन्होंने मंत्रालय बनवाया था, केंद्रीय जल मार्ग सिंचाई और नेविगेशन आयोग, जिसे वर्तमान में अभी नाम दे दिया गया है केंद्रीय जल आयोग। अच्छा। वो काम। हाँ, और एक विद्युत बोर्ड केंद्रीय तकनीकी विद्युत बोर्ड का निर्माण किया था
वो भी आजकल कार्यरत है बाबा साहब ने। इसके अलावा बाबा साहब ने जो बुद्धिज्म एडॉप्ट किया था उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी। बाबा साहब ने 1935 में 13 अक्टूबर 1935 में नासिक, महाराष्ट्र के नासिक में येवला नामक स्थान पर घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, ये मेरे बस की बात नहीं, परंतु मैं हिंदू होके मरूंगा नहीं। तो उनकी इस घोषणा के बाद में देश में काफी उथल पुथल मच गई। तो बहुत सारे धर्मों के लोग उनसे संपर्क करने के लिए आए, परंतु बाबा साहब ने इन सभी धर्मों को दरकिनार करते हुए भारत में जो जिस धर्म का जन्म हुआ था उसको एडॉप्ट किया, ताकि भारत की राष्ट्रीयता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगे और भारत की सुरक्षा को कोई भी खतरा विदेशियों से उत्पन्न न हो। बाबा साहब ने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया। बुद्धिज्म समता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित है और बाबा साहब ने संविधान निर्माण के जो मूल तत्व हैं वो समता, स्वतंत्रता, भाईचारे पर ही आधारित है। पूरा संविधान ही इसी पर आधारित है। बाबा साहब ने संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी समावेश किया, ताकि यहाँ के नागरिक न केवल अपने अधिकारों के प्रति सचेत न रहे, उनकी जिम्मेदारी देश के प्रति, समाज के प्रति, कर्तव्य भी जो है के प्रति होनी चाहिए। बाबा साहब ने इसके अलावा जो संविधान बनाया था, संविधान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। लगभग 141 दिन जो है संविधान सभा में इस पर बाबा साहब के ड्राफ्ट पर जो है बहस हुई और सदस्यों ने उस समय 7,635 उसमें संशोधन दिए, जिस पर पूरे संसद में डिबेट हुई 141 दिन तक, जिसमें से 2,473 संशोधनों को उसको स्वीकार किया गया और फिर उसको संविधान में समाहित किया गया। तो इस प्रकार हम कुल मिला के कह सकते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का योगदान आधुनिक भारत के निर्माण में अतुलनीय है। जैसे और दूसरे महापुरुषों का योगदान है, इसी तरह बाबा साहब का भी बहुत अतुलनीय योगदान है। जब तक भारत देश रहेगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम भी हमेशा के लिए लोग उन्हें आदर और श्रद्धापूर्वक याद करते रहे। बहुत अच्छा संदेश भी आपका रहा। और अब चलते चलते मैं चाहूंगी एडवोकेट करतार सिंह भारती जी, आप भी आज के इस बाबा साहब के पुण्यतिथि पर कोई हमारे पूरे समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं रेडियो के माध्यम से? मैं बाबा साहब का आगरा के प्रति काफ़ी लगाव था। बाबा साहब तीसरी बार भी एज लॉ मिनिस्टर भी आगरा में आए थे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आगरा इसलिए भी हम लोगों को ज़्यादा बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि 18 मार्च को जब बाबा साहब आए थे तो बाबा साहब रात्रि विश्राम भी उन्होंने यही किया था और पदयात्रा करके बुद्धविहार चक्की पहाड़ पर आए। भगवान तथागत बुद्ध की प्रतिमा को उन्होंने वहाँ स्थापित किया। उनकी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर उनके साथ में थी, डॉक्टर शंकरानंद साथ में थे उनके। तो उनका आगरा आगमन और बुद्धविहार चक्की पहाड़ की स्थापना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में करीब 9 महीने 12 दिन बाद ही बाबा साहब की अंत्येष्टि के बाद उनके जो सब यात्रा है, सब हम लोग यहाँ पर उनके अभी तो मुझे याद है कि उनकी जो अस्थियाँ थी उनको भी लोग लेके आए थे। तो वो अस्थियाँ भी इसी बुद्धविहार चक्की पहाड़ पर यहीं पर आगरा में स्थापित हैं। तो इसलिए भी हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं उनके। बुद्धविहार चक्की पहाड़ पर जहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और बाबा साहब के अस्थियों के दर्शन भी करते हैं, तो आगरा वासियों के लिए बाबा साहब का बहुत बड़ा प्रेरणा के स्रोत हमारे हैं, वो हमारे मसीहा हैं। मैं ये चाहूँगा और मैं यही अपील करूँगा कि बुद्धविहार चक्की पहाड़ पर या जहाँ भी आ पाऊँ, तो तथागत के जो बाबा साहब के सिद्धांत उन्होंने हमें दिए, उनको लेकर हम बाबा साहब को याद करें और एक संकल्प जिसके रूप में हम लोग बनाएं, जो बाबा साहब ने कहा उस पर अच्छा से हम लोग पालन करें और आगे बढ़ते रहें। जी बिल्कुल, हम भी यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि ये दिवस हम सभी को उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और मूल्य को पुनः संकल्पित करने की प्रेरणा देता है। तो आज की इस परिचर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आप दोनों हमारे बहुत ही खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे बीच आए। आज की इस परिचर्चा यानी कि राष्ट्र निर्माण में बाबा साहेब का योगदान को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। और हमारे इस YouTube चैनल को देखने के लिए और साथ ही साथ हमें रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ आगरा की आवाज़ पर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।